हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अणुसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी अणुसूत्र के नियमों के बारे में पढ़ा था। 2-4 सवाल हमने हल भी किए थे। आज हम 2 सवाल और हल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अणुसूत्र में सोडियम ऑक्साइड, पहला नियम हमको याद होने चाहिए। नियम याद है तो आप आसानी से अणुसूत्रों का निर्माण कर पाएंगे। नियमों के अंतर्गत पहला नियम क्या था? तो पहला नियम यह था कि जो भी शब्द लिखा हुआ है, जो भी तत्व का नाम लिखा हुआ है, उस तत्व के प्रतीक का हमको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो हम उस अणुसूत्र को नहीं बना पाएंगे। तो पहला ही नियम था तत्वों के प्रतीकों का पता लगाना। तत्वों के प्रतीक का पता लगाना। कम से कम आपकी क्लास से संबंधित बात करूं तो आपकी क्लास में कम से कम 20 तत्व आपको याद करने हैं। वैसे 118 तत्व हैं इस प्रकृति के अंदर। 10वीं क्लास में जाओगे तो आवर्त सारणी पढ़ने को मिलेगी आपको, उसमें 118 तत्वों का जिक्र है। लेकिन अभी आप इस किताब के अंतर्गत 20 तत्वों को, उनके प्रतीकों को जरूर याद कर ले, वो आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। सोडियम ऑक्साइड पहला देखते हैं हम। सोडियम और ऑक्साइड दो अलग अलग तत्व हैं। ऑक्साइड ऑक्सीजन से बना हुआ भाग है, सोडियम एक अलग धातु है। सोडियम का प्रतीक होता है Na। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन से है, इसका प्रतीक होता है O। अब हमको दूसरा नियम है, प्रतीक का पता लगा लिया तो दूसरा नियम है उसकी संयोजकता का पता लगाना। पता लगाना क्या? हमको याद होनी चाहिए। संयोजकता मैंने आपको बताया था अभी इस आपके किताब के इस पाठ के 3.6 सारणी के अंदर संयोजकता के बारे में लिखा हुआ है। इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले पाठ के अंदर प्राप्त करेंगे। संयोजकता एक स्थिति में कहें तो संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की, और संयोजन करने की क्षमता के आधार पर आयनिक भाग तैयार होता है। इसकी संयोजकता होती है प्लस केवल, और इसकी संयोजकता होती है 2 माइनस के रूप में, ऋणायनिक भाग के रूप में होती है। यानी कि 1 प्लस का मतलब है एक संयोजकता है और 2 माइनस का मतलब है 2 संयोजकता है। और संयोजकता का क्या करना है? आपको आदान प्रदान करना है। यानी कि इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है। ये 2 संयोजकता इसको आ जाएगी और ये 1 संयोजकता इसको आ जाएगी। यानी कि ये 1 इसको दे देंगे, ये 2 इसको दे देंगे, और आपको ये संयोजकता जोड़ते हुए अणुसूत्र का निर्माण करना। तो तीसरा नियम था संयोजकता का आदान प्रदान करना। संयोजकता का आदान प्रदान करना और आदान प्रदान के साथ संयोजकता को जोड़ कर लिखना, ये आपके अणुसूत्र का निर्माण होगा। Na2 ये 2 Na के लिए आ जाएगा और O। मैंने आपको अगले पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो भी एक संख्या लिखी हुई है वो प्रतीक के रूप में ही लिखी जाती है। उसके नीचे कोई भी संख्या का जिक्र नहीं होता जब एक संख्या लिखी हुई हो। यानी कि आप O1 ऐसे नहीं लिख सकते, केवल O अपने आप में 1 को सिद्ध करता है। तो ये हो गया आपके सोडियम ऑक्साइड का अणुसूत्र। इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं है, हमको केवल प्रतीक पता होने चाहिए। इसमें ऐसे देखें तो 3 तत्व हैं, लेकिन ना 3 तत्व मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और ऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्साइड एक 2 भाग जुड़े हुए बहुपरमाणु आयन का निर्माण करते हैं जिसको OH आयन बोलते हैं। मैग्नीशियम के लिए Mg कहा जाता है। ध्यान रहे इन दोनों की संयोजकता भी हमको पता होनी चाहिए। इसकी संयोजकता होती है 2, इसकी संयोजकता होती है 1। आपको आदान प्रदान करना है संयोजकता का। 2 इसको चली जाएगी, 1 इसको चली जाएगी। 1 का मतलब वही प्रतीक लिखना है। 2 है OH के लिए, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। तो मैंने कल भी बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते। अगर आप इस प्रकार से लिखते हो तो केवल ये हाइड्रोजन के लिए माना जाएगा, और हाइड्रोजन के लिए माना जाएगा तो उस स्थिति में ऑक्सीजन के लिए वह अणुओं की संख्या नहीं बनेगी, क्योंकि यह बहुपरमाणु आयन है। इसके लिए आपको इस कोष्टक यानी अल्ट वाइज भाग का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे यह दोनों के लिए काम आ जाए। यानी कि मैग्नीशियम
कार्बन ट्वाइस OH2 2 है वो हाइड्रोजन के लिए भी काम आ रहा है, ऑक्सीजन के लिए भी काम आ रहा है, दोनों के लिए संयुक्त रूप से काम आ रहा है और ये आपके बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे आपके अणुसूत्र। इन अणुसूत्रों को आप अपने नोटबुक में उतारेंगे। साथ में और भी कुछ 2-4 अणुसूत्र है तो अपनी किताब से आप प्रयास कर सकते हैं उन अणुसूत्रों को करने का, ताकि आपका अभ्यास और अच्छा हो सके। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान के बारे में आप आगे भी पढ़ चुके हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो था उसी से संबंधित यह टॉपिक है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब है अणु से संबंधित द्रव्यमान, यानी कि जो भी संघटक उस तत्व के अंदर जुड़ा है, उस तत्व के अंदर जुड़े हुए संघटकों के परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के संघटक के परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? योग होता है। यानी कि जो आप यौगिक आपके पास है, जो पदार्थ आपके पास है, उसके अंदर जितने परमाणु जुड़े हुए हैं उन परमाणुओं की संख्या का योग द्रव्यमानों के आधार पर होता है, वो आपके क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है जल। जल आपको सर्वविदित है कि जल का सूत्र होता है H2O, यानी कि H2O ये इसके संघटक में उपस्थित परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में मौजूद होते हैं, तो जल को निर्मित करते हैं। इसका हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे सबसे पहले हमको अणुओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये अणु, इसमें अणु कौन कौन से हैं? तो एक अणु है आपके हाइड्रोजन, एक अणु आपके ऑक्सीजन। कितने संख्या में है परमाणु? परमाणु की संख्या आपको उस संघटक के तौर पर मिल जाएगी। परमाणु की संख्या कितने परमाणु के तौर पर जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन आपके 2 भाग में जुड़ा हुआ है, 2 अणुओं के रूप में, और ऑक्सीजन आपके 1 अणु के रूप में जुड़ा हुआ है। अब हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। परमाणु द्रव्यमान आपको बताया था, उस परमाणु के अंदर कार्बन के सापेक्ष 1/12 भाग अनुपात में जो भी द्रव्यमान निकलता है वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। और आपने सारणी के अंदर ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान लिखे हुए थे। हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16, उसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए 14, कार्बन के लिए 12। आप अलग अलग रूपों में उस सारणी के अंदर परमाणु द्रव्यमान है वो देख सकते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2 है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। उसी प्रकार 2 परमाणु के लिए हम उस एक परमाणु द्रव्यमान को गुणा कर देंगे, यानी कि 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। 16 को उस एक के साथ गुणा कर देंगे, आपके हो जाएगा 16। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आपके हो जाएगा 18। इसको इकाई के तौर पर यूनिफाइड के रूप में लिखते हैं, U पीछे लगाया जाता है। तो जल के संघटक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुल आणविक द्रव्यमान 18 यूनिफाइड के बराबर होता है, जो अणुओं के पूर्ण द्रव्यमानों के बराबर रहता है, यानी कि जो परमाणु में मौजूद है उसके पूर्ण द्रव्यमानों के बराबर ये होता है। एक और उदाहरण देखते हैं, नाइट्रिक अम्ल। सबको पता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल में संघटक होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 3 संघटक होते हैं।
तीनों की परमाणु संख्या हमको पता होनी चाहिए। पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। उसी प्रकार दूसरा है नाइट्रोजन का द्रव्यमान, इसी प्रकार तीसरा है ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ये तीनों जो द्रव्यमान है, इन द्रव्यमानों का जब हम योग करेंगे तो योग करने पर आपके पास नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक अणु के लिए एक होता है और इस सूत्र में हाइड्रोजन की कितनी संख्या है अणु की? एक है। याद रहे मैंने आपको बताया था कि प्रतीक लिखा हुआ होता है वो अपने आप में कितने परमाणु की संख्या को इंगित करता है? एक परमाणु की संख्या को इंगित करता है। तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया? 1। उसी प्रकार नाइट्रोजन प्रतीक लिखा हुआ है यानी कि अपने आप में एक संख्या प्रस्तुत कर रहा है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान है 14, संख्या यहाँ पर परमाणु की 1 है। एक परमाणु के लिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑक्सीजन के अंतर्गत 3 परमाणु लिखे हुए हैं और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। उसी प्रकार 16 इंटू 3 होते हैं 48। इन सबको हम अगर जोड़ें तो 48, 8 और 4 12 और 1 13, हासिल का 1, 4 और 2 6, 63 यूनिफाइड इसका कुल आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 63 यूनिफाइड के रूप में आप लिख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जितने परमाणु मौजूद हैं उन परमाणुओं का कुल द्रव्यमान 63 यूनिफाइड के बराबर होता है। तो ये था आपके आणविक द्रव्यमान। इस आणविक द्रव्यमान को आप आसानी से किसी भी तत्व के संघटकों के परमाणु द्रव्यमानों का ध्यान में रखते हुए निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है आणविक द्रव्यमान की तरह ही, तो वो है सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो आइए हम सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में पढ़ें। सूत्र इकाई द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान की ही तरह सूत्र इकाई द्रव्यमान भी उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी कि हमने अभी पीछे आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ा। उस आणविक द्रव्यमान में किसी पदार्थ के जितने परमाणु हैं उस पदार्थ के निर्मित होने में, उन पदार्थ के परमाणुओं के द्रव्यमानों का जो योग है वो आणविक द्रव्यमान है। उसी प्रकार सूत्र इकाई द्रव्यमान भी उसी आणविक द्रव्यमानों की तरह पदार्थ में प्रयुक्त परमाणुओं के द्रव्यमानों का एक योग होता है, जिसे हम सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। जैसा आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वैसे ही सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकालने का तरीका होता है। यानी कि किसी रासायनिक सूत्र में उपस्थित किसी रासायनिक सूत्र में उपस्थित परमाणुओं की परमाणु के सभी संघटकों के परमाणु के सभी संघटकों के द्रव्यमानों का कुल योग आपके सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। जो सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो किसी रासायनिक सूत्र में उपस्थित परमाणु के सभी संघटकों के द्रव्यमानों का जो है वो कुल योग होता है। क्या होता है? कुल योग होता है। जैसे आपको मैं करके बता देता हूँ एक आधा सवाल, आणविक द्रव्यमान की तरह इसको भी निकालना है। जैसे मान लीजिए एक सूत्र है NaCl। हम सबको विदित है NaCl क्या है? NaCl जिसको बोलते हैं सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम और Cl को बोलेंगे क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जो घर में आप साधारण नमक का उपयोग करते हैं, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब इसमें दो तत्व हैं, दो परमाणु कौन कौन से हैं? सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन और सोडियम दोनों परमाणु हैं। इनके परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का कुल योग सूत्र इकाई द्रव्यमान रहेगा। तो सबसे पहला
सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। अब सोडियम के कितने परमाणु हैं इसमें? तो इस सूत्र में सोडियम का केवल एक ही परमाणु है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रतीक का मतलब है एक ही परमाणु की उपस्थिति है। और सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान एक परमाणु के साथ में सोडियम का जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वो होता है 23 यानी कि 23। उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान, एक क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान जो होता है परमाणु का द्रव्यमान वो होता है 35.5 परमाणु द्रव्यमान होता है। क्लोरीन भी अपने आप में प्रतीक के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी एक की संख्या में है 35.5। इन दोनों को जोड़ देंगे 0.5, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, 58.5 यूरेनियम, ये आपके सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान को निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा एक और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान हम निकालते हैं। इसमें भी कितने हैं तत्व? 2 तत्व हैं, 2 परमाणु हैं। पहला परमाणु कौन सा है? कैल्शियम, और दूसरा परमाणु कौन सा है? क्लोरीन। पहला परमाणु कैल्शियम, दूसरा परमाणु क्लोरीन। कैल्शियम Ca के रूप में लिखा जाता है, क्लोरीन को Cl के रूप में लिखते हैं। कैल्शियम का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। क्लोरीन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। तो सबसे पहले कैल्शियम का कुल परमाणु द्रव्यमान, 1 परमाणु है और कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, तो 1 इंटू कितने हो जाएंगे? 40। उसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, आपके क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन के अणु कितने हैं? 2, द्रव्यमान होता है 35.5। इसी प्रकार से 71 इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कुल। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 111 यूनिफाइड सूत्र इकाई द्रव्यमान के रूप में निकल कर हमारे सामने आएगा। तो ध्यान रहे आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। दोनों में ही किसी पदार्थ के जितने परमाणुओं का संघटक है उन परमाणुओं के सभी संघटकों के परमाणु द्रव्यमानों का कुल योग जो होता है वो आणविक द्रव्यमान भी होता है और वो सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहलाता है।